यहाँ आने का मुझे मौका मिला, ये मेरे लिए खुशी की बात है। मैं सभी विज्ञान, भारतीय विज्ञान परिषद, सभी ऑर्गेनाइजर्स और आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। जैसे धनंजय भाई ने कहा, मैं हिंदी में ही बोलूँगा। आपको कोई भी प्रश्न है तो वो आप पूछ सकते हैं। बात यह है, अभी अभी हमारी बात हो रही थी कि क्वेश्चन एंड आंसर ये जो है वो हमेशा प्राइमरी रहना चाहिए हमारी सभी परंपरा में। जब हम क्वेश्चन करना छोड़ देते हैं और खाली मान लेते हैं तो फिर वो साइंस जो है, या तो जिसे वैज्ञानिक पद्धति, वैज्ञानिक अभिगम जिसे कहते हैं, वो उससे दूर हटने की बात होती है। अब मान लेने में क्या है कि कंफर्ट रहता है कि ये कोई बड़े अथॉरिटी ने ये बात बता दिया और फिर हम रिलैक्स हो गए, हमको और कुछ करना नहीं है। पर जब आपको क्वेश्चन करते हैं आप, तो आपको खुद को पहले कुछ डिस्कम्फर्ट कि यू हैव टू बिकम अ सीकर, आपको एक रिसर्चर बनना है, आपको सोचना है, तभी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन भी करना है तो क्या क्वेश्चन करने का, मानने में तो कुछ सोचना है ही नहीं कि उन्होंने कुछ बोला, क्या बोला याद है नहीं है, जो भी है हमने मान लिया। तो एक युग ऐसा था, जैसा मैंने ये स्लाइड में दिखाया है, कि ये यूरोप की ज्यादा बात है कि जो हमारी पृथ्वी है, हमारे आजू बाजू का जो माहौल है, उसमें जो जो फोर्सेस काम करते हैं उसके बारे में थोड़ा सोच लो, पर उसके बाहर के सवाल मत पूछो कोई भी। तो यूरोप में ये बात जो है बहुत स्ट्रिक्ट थी। जो मेडिएवल टाइम्स जो कहते हैं ना, उसमें इट वाज वेरी वेरी स्ट्रिक्ट कि चर्च ने जो कहा या तो जो रिलीजियस बिलीफ्स ने जो कहा, उससे आगे की कोई बात, उसके आगे कोई सवाल मत पूछो। परंतु भारत में यह परंपरा कभी नहीं थी। अगर हम सदियों पहले की बात, हजारों सालों पहले की बात, हमारा जो उपनिषद काल है या तो उससे पहले की भी बात, तो हमारे यहाँ हमेशा ही प्रश्न की परंपरा थी। और कहीं कहीं उपनिषद तो क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में लिखे गए हैं। अब गीता में भी अब कृष्ण खड़े हैं और सामने अर्जुन खड़ा है, अब क्या ज्यादा क्या पूछने का। कृष्ण खुद ही जब खड़े हैं तो वो तो हमारा आज क्या, तो वो तो दर्शन मात्र से सब हो जाना चाहिए ना। तो क्यों फिर सवाल पे सवाल पे सवाल पूछ रहा है, जैसे पार्थ हम कहते हैं, इतने क्वेश्चंस क्यों पूछ रहा है। और कभी कभी तो हमें लगता है कि यह सवाल तो पहले आ गया था, पर वो ये अलग तरह से क्यों पूछ रहा है। तो मैं ये कहना ये चाहता हूं कि ये आज के हमारे माहौल में ये बहुत ही जरूरी चीज है कि हम ये नहीं कहे कि हमारे यहाँ सब कुछ था। हो सकता है हमारे यहाँ सब कुछ था, ऐसा नहीं है कि आज के दिन 23 दिसंबर सवेरे 10 बजे हम विजडम के पीक पे है, मानव जाति जो है, और हम जो यहाँ बैठे हैं सबसे ज्यादा जानते हैं, ऐसा हम नहीं कहना चाहते। परंपरा में भी बहुत लोगों ने विचार वाले थे, सोचने वाले थे, वो लोग भी तो उन्होंने भी कुछ पाया होगा, तो उनकी जो विजडम है उससे हमें कुछ सीखना है डेफिनेटली। पर वो सवाल पूछ के, प्रश्न करके, उसके बारे में सोच करके, जैसे मंदिर में गए, प्रणाम किए श्रद्धा से, अच्छी बात है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, पर फिर वहां हमको स्टॉप नहीं हो जाना है, वहां से आगे बढ़ना है। तो ये यूरोप में ये जो माहौल था, नेक्स्ट, तो इससे जब आगे बढ़ते हैं तो अब आज की जब बात लाते हैं, तो अभी तो हमने बड़े बड़े मिशंस जिसे कहते हैं, स्पेस मिशंस, ये जो है स्पेस टेलीस्कोप है, हबल स्पेस टेलीस्कोप। अभी पृथ्वी पे हम जो अवलोकन करते हैं तो उसमें बहुत एटमॉस्फेयर, ये सब चीजें बीच में आ जाती है। अगर स्पेस में हम चले जाए तो एटमॉस्फेरिक
डिस्टर्बेंसेस, ये सब चीजें नहीं रहती। और ये जो बातें हैं कि दूर दूर तक हम जो देख सकते हैं, तो वो ये स्पेस टेलीस्कोप है। नेक्स्ट, ये दूसरा टेलीस्कोप, ये एक आपको एक झांकी के लिए मैं ऐसे दिखा रहा हूं। तो ये चंद्रा टेलीस्कोप है। अभी हम थोड़ी बात करेंगे कि दूर दूर के स्पेस में अगर हम ये टेलीस्कोप्स की मदद से अपनी दृष्टि डालें तो बहुत ही एनर्जेटिक इवेंट्स होते हैं। इतनी एनर्जी क्रिएट होती है क्वेज़ार्स में या तो दूसरे स्टार्स वगैरह में, इतनी एनर्जी क्रिएट होती है कि जिसका हम कोई मेजर ही नहीं लगा सकते। यहाँ पृथ्वी पे हम ज्यादा से ज्यादा एनर्जी कहाँ से पाएंगे? तो एटॉमिक जो फिजन जिसे कहते हैं, वो फिजन मतलब एटम का जो न्यूक्लियस है जिसे तोड़ने की बात है, तो जब ये ब्रेक करते हैं एटम का न्यूक्लियस तो एनर्जी पाई जाती है। परंतु बाहर आउटर स्पेस में, सन में, दूसरे स्टार्स में एक शक्ति का दूसरा तरीका है, उसे कहते हैं फ्यूजन की प्रोसेस। फ्यूजन की प्रोसेस क्या है? ये फ्यूजन में जैसे मैंने बताया, यू ब्रेक द एटॉमिक न्यूक्लियस, फिर डिसइंटीग्रेशन होता है और उसमें से मास का थोड़ा पोर्शन जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। सन में फॉर एग्जांपल या तो दूसरे स्टार्स में जब आप देखते हैं तो क्या होता है वहां कि हाइड्रोजन के दो एटम्स जो है वो फ्यूज होते हैं और हीलियम बनाते हैं। वो फ्यूजन का जो प्रोसेस है उसमें से एनर्जी बनती है और वो जो एनर्जी है बहुत क्लीन एनर्जी है, एकदम उसकी जो क्लीनलीनेस जो हमें यहाँ एटॉमिक वेस्ट वगैरह का बहुत बड़ा प्रश्न है। जब पूरा एटॉमिक प्रोग्राम है पूरी दुनिया भर में, आज उसके सामने ये प्रश्न है कि वेस्ट जो क्रिएट होता है उसका आप क्या करेंगे? तो सोलार वगैरह में जो शक्ति उत्पन्न होती है वो फ्यूजन से होती है। और वही उसी दिशा में जो स्टोरी ऑफ ब्लैक होल मैं जो कह रहा हूं, तो वो जो है उसी दिशा में हम अभी जा रहे हैं। नेक्स्ट, अभी बहुत बड़े बड़े मिशंस स्पेस में जो स्क्वायर किलोमीटर एरी TMT दैट इज 30 मीटर टेलीस्कोप और भी बड़े बड़े लिजा, अभी ग्रेविटेशनल वेव्स, अब ये सब चीजें हैं। अब इसके लिए देखिए ये लोग जो इतनी मेहनत करते हैं कि अगर आप देखेंगे जो हार्ड वर्क का कल्चर है, वो हार्ड वर्क और एक ही सब्जेक्ट पे जो फोकस करने की बात है, एक ही टॉपिक पे फोकस करने की बात है, ये हमारा पूरा जो इंडियन वे ऑफ डूइंग कल्चर, ये सब जो हम बात करते हैं, तो ये सब बातें जब हम लाएंगे तभी हम हमारी परंपरा के जो उत्तम तथ्य है, तो हमको हमारा जो कहते हैं ना कोट अनकोट वे ऑफ वर्किंग, तो वहां से भी ये सब चीजें काफी सीखने की है। ऐसे ऐसे बड़े बड़े मिशंस और उसकी फंडामेंटल फिजिक्स में जाना, यू सी, वो जो डेप्थ में जाना, हमारा क्या होता है कि हम थोड़ा मिला ना तो खुश बहुत हो जाते हैं, यू सी। और वैसे भी हम पहले ही मान लेते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, और फिर थोड़ी सी अचीवमेंट हो गई छोटी सी, तो वी आर वेरी हैप्पी जनरली, और फिर आराम से बैठते हैं। और यू सी वी देन यू सी गेट, जिसे वो कहते हैं ना कॉम्प्लेसेंट, वो कॉम्प्लेसेंसी आ जाती है। पर दूसरे जो है जो लगे रहते हैं, यू सी, तो वो दे गो यू सी क्वाइट फर्दर, बट दिस आर वेरी मेजर मिशंस विच आर सॉर्ट ऑफ टेकिंग प्लेस टू सी द डेप्थ ऑफ द स्पेस। अब मैं ब्लैक होल की स्टोरी, तो पहले मैं समरी आपको बोल दूं दूसरी स्लाइड्स में जाने से भी पहले। जो सन है फॉर एग्जाम्पल,
ये दरवाजा बंद कर देंगे जरा, और उन लोगों को बताइए कि बात ये है कि ये जो सोलर जो है एनर्जी, तो उसमें क्या है कि एक फ्यूजन मैंने जैसे बताया, अब ऐसा है कि सन का भी एट वन स्टेज, सन का भी जो फ्यूल है वो खत्म होगा। जो हाइड्रोजन है उसमें से हीलियम बनेगा, हीलियम में से फिर आगे के एलिमेंट्स कार्बन वगैरह बनेंगे। इन द एंड देयर विल बी आयरन। जब ये सिंथेसिस होके आयरन बनता है इन द एंड, तो फिर क्या होता है कि पूरा जो फ्यूजन का जो ये प्रोसेस है, पूरा जो साइकिल है वो खत्म होता है। तो फिर सन स्टार्ट्स देन कूलिंग डाउन, फिर वो ठंडा पड़ेगा। सन जो है वो भी इट विल स्टार्ट कूलिंग डाउन। इसके जो आउटर लेयर्स है, दे विल गो, आउटर लेयर्स विल एक्सपांड, और हमारी अर्थ, फिर जो नजदीक के बुध वगैरह जो ग्रह है वो उनको एनगल्फ कर लेगा। जो ये सन का जो आउटर एनवेलप्स, जिसे रेड जायंट बन जाएगा एक तरह से, और दैट इज द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द सन एंड द लाइफ ऑफ द प्लेनेटरी सिस्टम एज वी नो। बट सन हैज लिव्ड सो फार some 500 crores of years अभी तक, और इसके अभी लाइफ के another 500 crores of years are remaining। तो हम काफी कॉन्फ्रेंसेस और अपने सभी आयोजन कर सकते हैं। We have enough time still before the sun and our solar system, you see, ends its life. But the point is, when sun ends its life, what it will become is what is called a white dwarf। ये white dwarf की जो पूरी बात है वो प्रोफेसर चंद्रशेखर ने 1930s में अपना जो पूरा काम था उसमें वो उनकी डिस्कवरी थी। कैम्ब्रिज में जब चंद्रशेखर थे तो उन्होंने ये कहा कि मासिव स्टार्स जो है, सन जैसे स्टार्स है ऐसे बड़े बड़े, तो ये स्टार्स जो है उनका लाइफ जब खत्म होगा तो दे विल बी अबाउट 1000 किलोमीटर्स, और जिसे व्हाइट ड्वार्फ कहते हैं, फिर वो उसमें कोई एक्टिविटी नहीं रहेगी। इट्स अ डेड ऑब्जेक्ट सो टू से। अब सन से जब बड़ा स्टार होता है 8 to 10 times द मास ऑफ द सन। आगे चले हम। ये देखिए, जब हम बाहर देखते हैं तो इतने ऑब्जेक्ट्स वगैरह सब विश्व में देखे जाते हैं। ये हबल का जो ऑब्जर्वेशन जो है, ये आप ये देखेंगे कि ये स्टार्स भी नहीं है, प्लेनेट भी नहीं है। जब स्टार्स को देखेंगे तो स्टार्स आर ट्विंकलिंग, यू सी, ऐसे उनका जो प्रकाश है वो कम ज्यादा होता रहता है। प्लैनेट्स है तो बहुत स्टेडी रहते हैं, उनकी जो लाइट है। पर ये जो देखा गया तो यू सी इट वाज कॉल्ड नेब्यूली, सो टू से। वो नेब्यूली जो थी वो स्टार्स भी नहीं थे, प्लैनेट्स भी नहीं थे। फिर बाद में पता चला कि ये जो है, नेक्स्ट, ये एक नजदीक का पिक्चर है, नेक्स्ट, ये जो हर एक ऑब्जेक्ट है ये खुद एक एक बड़ी बड़ी गैलेक्सी है। और ये एक एक गैलेक्सी के अंदर जब देखा जाए तो एक एक गैलेक्सी में सन जैसे, और सन से भी, सूर्य से भी 10 गुने, 50 गुने, 100 टाइम्स द सन, ऐसे 400 to 500 बिलियंस ऑफ स्टार्स। बिलियन के माने 100 करोड़, तो ऐसे 400 से 500 करोड़ एक गैलेक्सी में इतने स्टार्स होंगे। और फिर जब होगा सूर्य से भी, तो वो व्हाइट ड्वार्फ नहीं बनता है, वो बनता है जिसे हम आज कहते हैं न्यूट्रॉन स्टार। न्यूट्रॉन स्टार इज एन ऑब्जेक्ट which is about, you see, some 10 to 15 kilometers in radius। इतना छोटा सा एक ऑब्जेक्ट है, बट इट इज प्योर न्यूट्रॉन मैटर। अब मैं वो डिटेल में अभी नहीं जा सकता समय की मर्यादा के कारण, पर
वो जो एटम के अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स वगैरह होते हैं, तो न्यूट्रॉन स्टार इज ए प्योर न्यूट्रॉन मटेरियल। ये कब तक, जब जो तारा है उसका द्रव्य है वो सूर्य जैसा या सूर्य से 8-10 गुना। इसमें क्या, न्यूट्रॉन स्टार में क्या होता है कि फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन, एक तारा क्या है वैसे वो हम समझ ले। आपको बलून का पता है, बलून का पता है, बलून में क्या होता है, जो एयर है वो बाहर प्रेशर करती है और जो रबर है वो अंदर कॉम्प्रेस करता है, तो बलून बना रहता है। तो उसका मुंह में खोल दूं तो हवा निकल गई, तो फिर रबर जो है कॉम्प्रेस कर देगा। इसी तरह जब तारा के अंदर का जो ये न्यूक्लियर फ्यूजन खत्म हुआ तो इंटरनल प्रेशर इज ओवर, खत्म हो जाता है, तो ग्रेविटी जो है वो स्टार को कॉम्प्रेस कर देती है। क्या है बात कि वो जो स्टार है पूरा उसका जब खत्म हो गया न्यूक्लियर फ्यूल, तो वो जो है उसको कॉम्प्रेस कर देता है जो ग्रेविटी का फोर्स। यहाँ ग्रेविटी इज द सुप्रीम फोर्स, ग्रेविटी इज द सुप्रीम फोर्स। जो उसको रबर ने कॉम्प्रेस कर दिया, यहाँ ग्रेविटी पूरे स्टार को कॉम्प्रेस कर देती है। पूरा इतना बड़ा स्टार था, मिलियंस ऑफ किलोमीटर, उसको क्या बना दिया, 10 किलोमीटर का ऑब्जेक्ट। न्यूट्रॉन्स जो है वो उसको स्टॉप कर दिए। न्यूट्रॉन का जो प्रेशर है, पहले क्या था, सन में जो हाइड्रोजन वगैरह है वो उसको प्रेशर दे रहा था, अभी फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स, तो वो न्यूट्रॉन्स जो है वो ग्रेविटी को हॉल्ट कर देते हैं। पर जब जो तारा है वो 10 से ज्यादा, 8-10 से ज्यादा सोलर मास का होता है, तो उसका ग्रेविटी इतना पावरफुल बन जाता है। See, the more the mass, more the gravity. जितना ज्यादा मास उतनी ज्यादा ग्रेविटी, तो इतनी ज्यादा ग्रेविटी हो गई 10 सोलर मासेस, 20 सोलर मासेस वगैरह, तो फिर न्यूट्रॉन का प्रेशर भी उसको स्टॉप नहीं कर सकता। तब जो होता है उसे कहते हैं ग्रेविटेशनल कॉलेप्स, ग्रेविटेशनल कॉलेप्स ऑफ अ मासिव स्टार। तो बड़ा बड़े स्टार, तो जो एक स्टार जो था कि जो करोड़ों लाखों किलोमीटर, मिलियंस ऑफ किलोमीटर का उसका रेडियस था, वो ग्रेविटी ने कॉम्प्रेस कर दिया। अभी रॉजर पेनरोज साहब को जो नोबेल प्राइज मिला इसी 2020 में, आई थिंक, वो जो प्राइज मिला वो दिखाने के लिए कि जब भी ऐसे तारों का इस तरह का कॉम्प्रेशन होता है, वेरी मैसिव स्टार्स, तो तब क्या बनता है, स्पेस टाइम सिंगुलैरिटी बनता है। दिस इज व्हाट रॉजर पेनरोज शोड एक्चुअली। ये सिंगुलैरिटी क्या है, इतना बड़ा जो तारक है वो आप जो अपनी लैंग्वेज लिखते हैं ना, उसके नीचे एंड में फुल स्टॉप करते हैं ना, तो उससे भी छोटे उसी डायमेंशन में पूरे स्टार जो है उसका मास जो है वो कॉम्प्रेस हो जाता है। दिस इज द ह्यूज सरप्राइज बाय ग्रेविटी। तो मैं जो आपको कह रहा था कि ब्रह्मांड में आपको जो मैंने जो दिखाया ना, ऐसे बड़े बड़े शक्ति के स्रोत है कि यहाँ पृथ्वी पर तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते, इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है वहां पे कि जो मिलियंस ऑफ सन्स जो है उससे भी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ये कैसे ये सब शक्ति आती है? तो ये जो सिंगुलैरिटी और ब्लैक होल की जो बात है, दे कुड बी द सोर्सेस ऑफ दिस एनर्जी। तो मैंने क्या बात बताई आपको समरी के लिए, धनंजय भाई, आप जो ब्लैक होल की बात कर रहे थे ना, तो मैंने क्या बात बताई कि बड़े तारे जो है उनका कॉम्प्रेशन स्टॉप नहीं हो सकता। जो न्यूट्रॉन प्रेशर, इलेक्ट्रॉन प्रेशर, ये सब स्टॉप नहीं कर, तो उनका जो कॉम्प्रेशन है वो एंडलेसली चलता रहता है। फिर जो क्या बनता है, ये प्रश्न है, बहुत बड़ा प्रश्न है। अब दिस इज अ मेजर इश्यू। आगे जाइए, नेक्स्ट। ये सूर्य के सामने, ये मैंने वो तारे बताए, सूर्य के सामने हमारी ये ग्रहमाला है। अब देखिए सूर्य क्या है और हमारी पृथ्वी कहाँ है। जो एरो है ना वो हमारी पृथ्वी है। तो पृथ्वी में 5 कॉन्टिनेंट है,
एशिया, अमेरिका, ये सब, उसमें हमारा महान भारत है। एशिया का एक कंट्री है, उसमें गुजरात है हमारा, उसमें अहमदाबाद है, उसमें साल का कैंपस है कहीं पे, और उसमें हम बैठे हैं एक हॉल में, एक कैंपस में भी इतना बड़ा है। तो जस्ट थिंक ऑफ आवर डायमेंशंस। तो फिर हमारे प्रश्न कितने हैं? फिर भी हम प्रत्येक व्यक्ति के अनेक प्रश्न है। तो ये ज्योतिर्विज्ञान हमारा जो विषय है, तो ज्योति प्राचीन शास्त्रों में जहां तक मैं समझता हूं, ज्योति का अर्थ तारे, या तो जो प्रकाश पुंज, इसे तारे कहे जाते थे। अब हम अभी अभी कुछ डिस्कशन करते रहते थे कि मैथमेटिक्स एंड देन प्रेडिक्शंस। खैर, द पॉइंट इज दैट कि ये हाउ वास्ट इज द यूनिवर्स। नेक्स्ट अब ये लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर है। मैं जो दिखा रहा था ना आपको, बात कर रहा था एनर्जी इन द यूनिवर्स। तो पृथ्वी पे हम ट्राई करते हैं कि ऐसी बड़ी बड़ी एनर्जीज हम बना सकते हैं क्या? तो लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में बहुत ही बड़े वेग से पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करते हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा एनर्जी देके, ज्यादा से ज्यादा वेलोसिटी देके फिर कोलिजन्स करो, तो न्यू पार्टिकल्स आर क्रिएटेड, नए उसमें से पार्टिकल्स बनते हैं। तो ये पूरा पार्टिकल फिजिक्स का टॉपिक है। पर ये यहाँ जितनी एनर्जी हम रीच कर सकते हैं, उनसे करोड़ों 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 टाइम्स एनर्जी हमको स्टार्स या यूनिवर्स में देखने को मिलती है, ये मैं कहना चाहता हूं। तो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यू सी एस्ट्रोफिजिक्स एंड कॉस्मोलॉजी, कि पृथ्वी पे हम ये कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे। ये कॉन्फ्रेंस करनी है तो भी कितने पैसे लगते हैं, उसमें भी कितना आयोजन वगैरह लगता है, इसमें भी दुनिया के कितने सारे देश जुटे हैं। पर ब्रह्मांड में हमको कुदरत ने ये ऑब्जर्वेटरी दी है, तो आपको क्या करना है? यू जस्ट ऑब्जर्व दिस ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। तो बात है कि बड़े बड़े स्टार्स जब कोलैप्स होंगे, जैसे मैंने बताया, तो उसका क्या होगा? तो ये जो क्वेश्चन है, ये ओपनहाइमर, अभी अभी मूवीज आई थी, आपने सुना होगा शायद, ओपनहाइमर मूवी का डिस्कशन बहुत हुआ था। तो सबसे पहले ओपनहाइमर ने, उनके एक स्टूडेंट स्नाइडर, हर्बर्ट स्नाइडर, ओपनहाइमर और स्नाइडर ने आइंस्टाइन का जनरल रिलेटिविटी यूज करके एक कैलकुलेशन किया कि ये जब तारा कंटिन्यूअल कोलैप्स होता है तो उसके क्या होता है, और वो कैलकुलेशन में से क्या बाहर आया? नेक्स्ट, ये ओपनहाइमर और ये चंद्रशेखर की बात है। ये चंद्रशेखर का सेंटेंस है खुद का। चंद्रशेखर ने अपने पेपर में 1934 में ये लिखा था कि जो सूर्य जैसा तारा है वो तो बनेगा व्हाइट ड्वार्फ, पर सूर्य से बहुत बड़े उनकी साइज जब होंगी तारों की, तो वो बोलता है इसमें कि लार्ज मास जो स्टार्स है, तो वन इज लेफ्ट स्पेकुलेटिंग ऑन द पॉसिबिलिटीज। क्या होगा हमको पता नहीं है। फिर ये सब बात आई, मैंने जो बात बताई कि मैसिव स्टार्स वगैरह क्या होगा, ये जो है 34 की बात है। नेक्स्ट, तो इसमें जनरल रिलेटिविटी का यूज होता है आइंस्टाइन की, क्योंकि ग्रेविटी की थियरी न्यूटन की थी, और न्यूटन की थियरी में इसी प्रॉब्लम्स थे। ये बात है, यू सी, दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग। जो न्यूटन है, तो हम आज सब मानते हैं कि न्यूटन की थियरी है वो लिमिटेड है, यहां तक है। अब उससे न्यूटन छोटा नहीं बन जाता, न्यूटन इज इक्वली ग्रेट। यू सी, वो अपने समय में उसने बहुत बड़ी क्रांति की, पर मतलब न्यूटन बड़ा है तो उससे आगे सोचना बंद हो गया, ऐसा नहीं है। दैट इज द होल पॉइंट। न्यूटन इतना बड़ा, और सब उनको मान सम्मान भी देते थे, पर इसका मतलब ये नहीं कि इसके आगे का नहीं सोचने का। तो ये जो आइंस्टाइन की बात आई, वो आई, यू सी, आइंस्टाइन हिमसेल्फ वाज सॉर्ट ऑफ, यू नो, बहुत ही वो कह रहा था कि आई एम नॉट, यू सी, आई एम अगेंस्ट द ऑथोरिटी। ऑथोरिटी की बात मत करो आप, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, साइंस, लॉजिक, उससे आगे बढ़ो। ये ऑथोरिटी कह रही है इसलिए आप मान लो ऐसा नहीं होना चाहिए। बट लेटर इन हिज लाइफ एवरीवन वाज कोटिंग आइंस्टाइन, तो तब आइंस्टाइन कह रहे थे कि टू कंपेंसेट, यू नो, फॉर माय, यू सी, जो मैं अथॉरिटी को वो कर रहा था,
हमेशा डिस्कार्ड कर रहा था, तो कुदरत ने मुझे खुद को अथॉरिटी बना दिया है क्योंकि नाउ एवरीवन इज कोटिंग मी, आइंस्टाइन हैज सेड दिस, आइंस्टाइन, तो अब आइंस्टाइन खुद कहेगा कि अरे भाई मुझे अथॉरिटी मत बनाओ, तुम मेरे से भी आगे सोचो। एनीवे, द पॉइंट इज दैट कि ओपेनहाइमर और स्नाइडर ने जो काम किया, नेक्स्ट उसमें ऐसी बात आई, नेक्स्ट ये आइंस्टाइन की बात है, नेक्स्ट गो ऑन। हाँ, तो ये ओपेनहाइमर और स्नाइडर का जो काम, उसमें से ये ब्लैक होल का कंसेप्ट पहली बार आया। कि उन्होंने जो स्टार को कोलैप्स किया और उन्होंने कैलकुलेशन किया जनरल रिलेटिविटी के फ्रेमवर्क में, आइंस्टाइन की थियरी के, और उसमें ये निकला कि एक ऐसा स्फीयर, एक ऐसा ऑब्जेक्ट बनेगा जिससे लाइट भी एस्केप नहीं कर पाएगी। ये ओपेनहाइमर और स्नाइडर के पेपर का पहला ये कंक्लूजन था। अब ये उन्होंने ये तो दिखा दिया वो टाइम पे, पर उनका जो कैलकुलेशन था वो बहुत सिंपल था। सिंपल के माने उन्होंने एजम्पशंस बना लिए थे कि ये जो स्टार है वो इसी उसकी डेंसिटी है वो हमेशा अंदर से बाहर तक सेम डेंसिटी है। नाउ दैट इज नॉट द केस फॉर रियलिस्टिक स्टार्स। Density is always higher at the center and it decreases as you go towards the surface. तो इनके लिए ये कैलकुलेशन नहीं था, पर आइंस्टाइन की थियरी में कैलकुलेशंस जो है वो बहुत डिफिकल्ट होते हैं। तो लोगों ने फिर मान लिया, तब लोगों ने ये मान लिया कि ये जो कैलकुलेशन ओपेनहाइमर और स्नाइडर ने किया, तब जाके आगे जाके रॉजर पेनरोज ने एक हाइपोथेसिस दे दिया। हाइपोथेसिस के माने पूर्वधारणा। क्या पूर्वधारणा दे दी कि जैसा ये ओपेनहाइमर और स्नाइडर का कैलकुलेशन है, उसी तरह कोई भी स्टार जब उसकी लाइफ एंड होगी, कोई भी स्टार जब उसकी लाइफ जो एंड होगी, तो वो इसी तरह से ब्लैक होल बनेगा। इट इज कॉल्ड कॉस्मिक सेंसरशिप हाइपोथेसिस या तो ब्लैक होल हाइपोथेसिस, कि एवरी मैसिव स्टार विल बिकम ओनली ए ब्लैक होल। अब नेक्स्ट वो उसके इसे उसका आधार लेके फिर बहुत बड़ा साइंस चला आगे। स्टीफन हॉकिंग, फिर किप थॉर्न, फिर रॉजर पेनरोज, जॉन व्हीलर, बहुत बड़े बड़े नाम, चंद्रशेखर जी ने खुद, उनको भी बहुत इंटरेस्ट था। तो ये पूरा जो ब्लैक होल का जो साइंस है वो इतना बड़ा डेवलप हुआ, पर इन सबके बेसिस में एक पूर्वधारणा थी कि बनेगा केवल ब्लैक होल। उसका आधार क्या था? ओपेनहाइमर और स्नाइडर, उनका कैलकुलेशन, उससे वो 1939 में जो पेपर लिखा गया वही। पर यहां हमारी बात फिर शुरू होती है 1980s में, क्योंकि ये हाइपोथेसिस से और सब लोग मानते थे कि भाई रॉजर पेनरोज ने दिया है, वन फाइन मॉर्निंग व्हेन वी गेट अप पेनरोज प्रूफ दे देंगे कि ये ब्लैक होल ही बनता है करके। तो ये जो बात है वो और लोगों ने मान लिया और उस पे इतना बड़ा साइंस डेवलप कर लिया। इसी विज्ञान में भी कभी कभी श्रद्धा काफी, क्योंकि ये अथॉरिटी की जो बात आती है ना, पर फिर हम और दूसरे भी यूरोप में, अमेरिका में और दूसरे ग्रुप्स, क्योंकि कैलकुलेशंस तो कर रहे हैं ना। मेरा जब रिसर्च का शुरू हुआ बिगिनिंग, तो आई वांटेड टू प्रूव दिस हाइपोथेसिस। मैंने सोचा कि भाई ये प्रूव कर दे, इतना बड़ा ब्लैक होल फिजिक्स चल रहा है, ये खाली हाइपोथेसिस है, तो ये हम प्रूव कर दे तो हमने कुछ अच्छा काम किया, ऐसा होगा ना। कुछ बड़ा काम करे तो मजा आएगा, नहीं तो क्या है, रूटीन तो सब थीसिस लिख दिया, डिग्री मिल गई, पीएचडी। तो ये डॉक्टर भी दो तरह के होते हैं, तो हमको कहना पड़ता है कि हम ये वाले डॉक्टर नहीं है, वो वाले हैं। अभी तो वो डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी, वैसे फिलोसॉफी बाय द वे ये पूरा अलग विषय है, पर ये पूरा फिलोसॉफी है, ये भी ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का। जब आप यूनिवर्स का जो वास्टनेस वगैरह जो देखते हैं, तो इट्स अ वेरी बिग डील। तो वहां से ये डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी की बात जो है शुरू हुई। खैर उसमें मुझे आज नहीं, अभी नहीं जाना है, क्योंकि मैं स्टोरी ऑफ ब्लैक होल पे फोकस करूंगा। पर
बात ये कि हमने मैंने जब काम करना ये शुरू किया हमारे ग्रुप ने और दूसरे, तो बात क्या आई, ये बात आई कि हम हाइपोथेसिस तो प्रूव नहीं हो रही थी, पर उससे उल्टा हमको मिलने लगा कि स्टार का कोलैप्स। हमने क्या किया कि एक स्टार ले लो, डेंसिटी उसको हायर मानो सेंटर पे, और फिर उसका कैलकुलेशन करो, और वहां हमारा मेन वर्क है कि जहां वो हमने टेक्निक्स डेवलप किया मैथमेटिक्स में कि कैसे ये पूरा आइंस्टाइन की थियरी में कैलकुलेशन किया जाए। तो ये हमारे उसके कैलकुलेशन में से ये बात बाहर आई कि एक्चुअली ब्लैक होल नहीं बनता है, पर वो जो ब्लैक होल के अंदर वो जो मैं बोल रहा था ना स्पेस टाइम सिंगुलैरिटी, तो वो अंदर जो छिपी रहती है उसके बदले वो सिंगुलैरिटी विजिबल बनती है, या तो वो जो बहुत ही अल्ट्रा डेंस कॉम्पैक्ट रीजन है वो विजिबल बन जाता है। अब वो पहले क्या था कि वो सिंगुलैरिटी तो ब्लैक होल के अंदर ही छिपी थी, और वो सिंगुलैरिटी क्या है, वहां टेम्परेचर्स एक्सट्रीम पे है, प्रेशर्स जो है वो एक्सट्रीम पे है, सब फिजिकल क्वांटिटीज आर इन द एक्सट्रीम, बट इट इज हिडन सो यू नेवर सी इट। बट अब हमारे काम में से ये बाहर आया कि ये सिंगुलैरिटी तो दिख रही है, मतलब it can send you the rays. You see, from that ultra compact region, it can send you the rays. अब वहां से अगर प्रकाश की किरण आ सकते हैं तो वो तो ऐसा रीजियन है कि बहुत ही यूनिक रीजियन है यूनिवर्स का, क्योंकि सब क्वांटिटीज सब एक्सट्रीम पे है वहां पे। तो वहां तो क्वांटम थियरी और ग्रेविटी दोनों साथ मिलेंगे, तो हमको क्वांटम ग्रेविटी के पूरे सिग्नेचर्स वहां से मिलेंगे। तो ये तो बहुत ही एक्साइटिंग चीज हो जाए, कहते हैं अब उस पे बहुत काम होने लगा। नेक्स्ट, तो पहले क्या था, सोच ऐसी थी कि जो सूर्य जैसा तारा होगा व्हाइट ड्वार्फ बनेगा, और जो दूसरे बड़े तारे होंगे वो न्यूट्रॉन स्टार या तो फिर ब्लैक होल्स बनेंगे। पहले ऐसा ही सोच था। अब नई सोच आई कि ये जो है तारा जो है उसका फाइनल फेट, उसका इवोल्यूशन जो है वो क्या है। नेक्स्ट में जाए, नेक्स्ट आगे, नेक्स्ट ये रॉजर पेनरोज, यू सी, उनके साथ हमारा डिस्कशंस वगैरह, क्योंकि आई नो हिम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ये जो कॉस्मिक सेंसरशिप जो हाइपोथेसिस के जो प्रणेता, तो हमने उनसे डिस्कस किया कि भी देखिए हम एक तारे जो है वो ब्लैक होल नहीं बनते हैं, तो उसमें से एक्सप्लोजन्स भी होते हैं, ये सिंगुलैरिटीज जो है वो विजिबल भी बनती है। तो यू सी लॉट ऑफ रिसर्च स्टार्टेड। मैं इसकी डिटेल्स में डेप्थ में नहीं जा रहा हूं, वैसे मेरा समय जो है हाफ एन आवर का है, तो मैं आपको एक जिस्ट देना चाहता हूं, क्योंकि यू नो फिर अगर क्वेश्चंस है तो आई विल बी हैप्पी टू गो इनटू डिटेल्स। बट दी पूरा ये मामला अभी राइट नाउ इट्स ए वेरी बिग इंटरनेशनल फ्रंटियर प्रॉब्लम। नेक्स्ट, ये अभी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड है। आज तक मतलब टिल वेरी रिसेंटली, मतलब आज दुनिया में बहुत ही रिसर्चेस होने लगे, ये ब्लैक होल हुआ या तो यूसी फायरबॉल नेकेड सिंगुलैरिटी होगी, पर आज तक पेनरोज नहीं बोले थे कुछ टिल वेरी रिसेंटली। पर ये एक इंटरव्यू है, इसका मूवी भी है इसके साथ में मेरे पास। कैन यू प्ले दैट नेक्स्ट मूवी? वो आएगा अगर आप प्ले करेंगे तो। कोई बात नहीं, आगे चलो। भाई ये इंटरव्यू में उन्होंने अपना पूरा नोबेल प्राइज का जो साइटेशन था वो करेक्ट किया पेनरोज ने। वो जो है वो पूरा करेक्ट किया। उन्होंने बोला कि जब स्टार का डेथ होता है तो केवल ब्लैक होल ही हो ऐसा नहीं है, नेकेड सिंगुलैरिटी भी बन सकता है। वैसे इट इज देयर इन द फाइल भाई, वो जो मूवी है ना, वो मैंने जो पेन ड्राइव दिया उसमें है, उसमें दिया हुआ है, अगर हो सके तो दिखा देंगे, देख लो। तो अभी जो है पूरा ये चल रहा है माहौल कि जो सूर्य जैसे तारे व्हाइट ड्वार्फ बनेंगे, दूसरे जो स्टार्स है वो न्यूट्रॉन स्टार बनेंगे, और जो बहुत बड़े तारे जो है दे विल बिकम आइदर अ ब्लैक होल
और दे विल बिकम एक्सप्लोडिंग फायरबॉल। नेक्स्ट में जाए स्लाइड में। हाँ, अब यू सी ये बहुत ही पूरा इंटरनेशनल डेवलपमेंट है। स्टीफन हॉकिंग ने एट वन स्टेज फिर 80s में ये माना, क्योंकि स्टीफन हॉकिंग इज द यू सी बिगेस्ट ब्लैक होल प्रोपोनेंट। तो उसने फिर ये एक्सेप्ट किया कि भाई फायरबॉल या तो नेकेड सिंगुलरिटी बनता है। तो न्यूयॉर्क टाइम्स में फिर आर्टिकल आ गया फर्स्ट पेज पे, उसने वहां जब माना। फिर आगे आगे हमने उनको इनवाइट किया था TIFR में, तभी का वो पिक्चर था। तो ये सब हुआ, तो फिर जब स्टीफन हॉकिंग मानते हैं तो फिर हमारा जो काम है वो ज्यादा प्रोमिनेंस में आया। देन साइंटिफिक अमेरिकन, विच इज यू सी 150 years old, 170 years old magazine of USA. You see, Einstein wrote his article in Scientific American. Wright brothers, when they flew the aeroplane, they wrote in Scientific American. Then Edison, when he found the bulb, so he wrote in the Scientific American. So I was invited to write, you see, a review of our work. It was done mainly from within India. Myself, my students and other collaborators and so on. So the bonus was that it became their international cover story. Thank you. You see, that was a bonus. मतलब ये 8 पेज का पूरा आर्टिकल तो लिखा, but then it was translated in more than, you see, 20 international languages. By the way, हिंदी में नहीं है, just for your information. But the point is, from throughout the world, you see, I got, queries from the students and so on. और फिर इंडिया में से very, you see, few queries. तो मैंने कोई एजुकेशनिस्ट को पूछा हमारे कि भाई ये क्या बात है, पूरी दुनिया में से ये आर्टिकल पढ़ के इतना डिस्कशन वगैरह हो रहा है, हमारे कोई स्टूडेंट्स वगैरह। तो बोले सरप्राइजिंग नहीं है, हमारे जितने ब्राइट स्टूडेंट्स है वो कोटा में कोचिंग क्लास करके या तो IIT में जाना है, IAS दूसरा वो सब तैयारी कर रहे हैं, और जो इतने ब्राइट नहीं है सब बेचारे जॉब को ढूंढ रहे हैं। उनको किसी के पास आपका आर्टिकल पढ़ने का टाइम नहीं है यहाँ पे। तो इट स्पीक्स अ लॉट ऑन आवर एजुकेशन सिस्टम, यू सी। मतलब ये भारतीय विज्ञान परिषद, यू सी, या तो यू सी बीवी मतलब विवाह, या तो हमको कितना काम करना है इस देश में। एजुकेशन के लिए हमको कितना काम करना जरूरी है हमारे देश के लिए। हमारे बच्चे बहुत सफर कर रहे हैं आज। ये सब कम से कम मैं 2 तो देख रहा हूँ, दूसरे पता नहीं बड़ा वजिया में होंगे या कहाँ होंगे जितने आए होंगे। बट ये यू सी फ्यू चिल्ड्रन आई एम सीइंग, तो उनका फ्यूचर हम उनको क्या देंगे? यहाँ एक्सपोर्ट करेंगे सबको, यू सी, सबको अमेरिका भेजना है तभी, यू सी। तो इस तरह से थोड़े हम विश्वगुरु बन पाएंगे, यू सी। अगर ऑस्ट्रेलिया की या कोई 2 यूनिवर्सिटी को यहाँ हम इसी लैंड दे दे और उनको यहाँ वो करे, फिर हम उनसे सीखे, फिर हम थोड़े गुरु बन सकते हैं। हमको अपना खुद का जो है, अपनी यूनिवर्सिटीज, अपना एजुकेशन सिस्टम, इसमें मैं बहुत इसी पॉजिटिवली बात कर रहा हूँ कि हमको क्या करना पड़ेगा। हाँ, हमको बहुत काम करना बाकी है। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। बट द पॉइंट इज दैट कि मुझे इट रियली हर्ट मी कि हमारे खुद के बच्चे, इतना हमारा काम है यहाँ तक जा रहा है, तो हमारे बच्चों को कैसे उसका एडवांटेज मिले? हमारे चिल्ड्रन को, हमारी यूसी फैकल्टीज को, हमारे रिसर्चर को, ये सब इसी, ये जो पूरा रिसर्च का वेल्थ क्रिएट हुआ है अपने देश में से, अब हम मानने को, हमारा ये वो हुआ है कि हम मानने को तक तैयार नहीं है। जैसे मैं TIFR में था, मैं आपको फ्रेंकली बताऊं तो TIFR में से मुझे लोग पूछ रहे थे जब ये आया तो कि भाई ये कैसे हुआ। अरे मैंने बोला मेरा कोई कजिन थोड़ा बैठा है वहां पे। ये सब यूसी बड़े एमिनेंट साइंटिस्ट है, उन्होंने जज किया है, उनको इंटरेस्टिंग लगा, उन्होंने कवर स्टोरी बनाया है। आप अब उसमें डेप्थ में जाओ, अब कैसे हुआ वो रिसर्च मत करो। तुम बोला कि हिंदी में नहीं है जी, है ना?
हाँ जी, तो हिंदी में क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है जी, मतलब हिंदी में, गुजराती में, और इंडिया की तो इतनी सारी लैंग्वेज, जी वही तो मैं कह रहा हूँ। सब में ट्रांसलेट तो सर ये मैं वही कह रहा हूँ कि ये जो है तो जैसे विवाह है, या तो जैसे कि भाई अपने देश का जो एक अच्छा का, और उसके बहुत प्रूफ है। मेरा कैम्ब्रिज का पूरा मोनोग्राफ है, ऑक्सफोर्ड ने प्री वर्ल्ड वॉर 1 उनकी सीरीज है, उसमें मेरा पूरा काम जो है पब्लिश किया है। जो मेरे स्टूडेंट्स का, कोलैबोरेटर्स का, ये तो बाद में आया, क्योंकि ये तो लोग यही देख सकते हैं। वो मोनोग्राफ्स वगैरह तो एक्सपर्ट्स के लिए हैं। तो बात ये है कि तो फिर इसका यूज हमारे बच्चों के लिए कैसे हो? तो आपकी बात ठीक है, ये सब होना चाहिए, पर यही मैं कहना चाहता हूं कि ये सब बातें जब पहुंचेगी हमारे बच्चों तक, तभी हमारी अस्मिता को जागृति होगी ना कि यहाँ से कुछ हो सकता है। नहीं तो मैं यही कह रहा हूं कि भाई बाहर से किसी को अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आप डोर्स ओपन कर दे, ठीक है, मतलब हम कंपटीशन करें, बाहर येल वाला आए, कैम्ब्रिज वाला आए। अब आपको एक बात मैं बता दूं, ये यहाँ तक की बात है कि वो लोग जो है अपना जो सेकेंडरी चीज है वही हमको देने वाले हैं। दिस इज माई ऑनेस्ट ओपिनियन एंड आई मे बी रॉन्ग ऑल्सो, ओके। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं जो कह रहा हूं वही, पर मैं अपना एक कि वो थोड़े आके यहाँ कैम्ब्रिज रियली बना के वो मिशन लेके आएगा क्या? उसको आपके बच्चों से पैसे लेना है, सिंपल बात है। हिंदुस्तान लीवर क्या कर रहा है, दूसरे बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज क्या कर रहा है? I mean, वो आपके ऊपर मतलब कृपा करने के लिए तो थोड़े यहाँ आके काम कर रहे हैं बड़े बड़े मल्टीनेशनल्स। तो इसमें भी यही है। तो एनीवे द पॉइंट इज दैट कि ये जर्मन एडिशन का कवर है नेक्स्ट, ये सब जगह कवर में हुआ बाय द वे, जर्मन, जापानीज, चाइनीज वगैरह। यहाँ मैं ये कथा कहाँ करने जाऊं? किसके पास आइए तो विवाह है या तो कोई साइंस आइए, मतलब सी स्टिल we have very good research group right now. We have created this you say इंटरनेशनल सेंटर फॉर कॉस्मोलॉजी। मैं गुजरात में काम करने के लिए आई डिसाइडेड टू कम ओवर, आई बिकेम वाइस चांसलर ऑफ अ यूनिवर्सिटी। पर वहां सबको समझाओ इसे कि भाई एकेडमिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है। अब ट्रस्टीज को समझाना कि मैं कितना टाइम, सो देन यू सी नाउ आई एम इन अहमदाबाद एजुकेशन सोसाइटी इनवाइटेड मी कि तो रिसर्च पे फोकस करे। पर रिसर्च पे फोकस करना, जब मैं वाइस चांसलर था तो मुझे जितने हार मिलते थे, जितना प्रेजेंट्स मिलता था जितने अभी मैं रिसर्चर हूं तो आई एम वेरी हैप्पी। आई डोंट हैव टू गो टू ईच एंड एवरी फंक्शन। वहां मैं नहीं गया तो बुरा लगेगा कि वीसी साहब आए नहीं। मैंने बोला भाई मैं काम कर रहा हूँ, बच्चों के साथ डिस्कशन कर रहा हूँ, आपको फंक्शन पे फंक्शन करते ही जाते हैं। आप तो एकेडमिक्स तो करो, ये यूनिवर्सिटी है। पर वो इसी फंक्शन किए ना तो खुश हो जाते हैं लोग। इतने फंक्शंस हुए, इतने रजिस्ट्रेशन हुए, इतने फोल्डर्स हो गए, काम हो गया वो उसमें आ गया, तो रिकॉर्ड में भेज देंगे। सब फोटे वहां भी सब पिक्चर्स लेते रहते हैं हमारी यूनिवर्सिटी में। मैंने बोला इतने सारे पिक्चर्स लेने की, फोटो लेने की क्या जरूरत है? वो बोले सब यूजीसी में जाता है। मैंने बोला जाता है यूजीसी में, देखता कौन है? चलो वो अलग बात है। बट व्हाट आई मीन टू से इज दैट कि अगर हमको बड़े बड़े सेंटर से कॉम्पीट करना है, कैम्ब्रिज से, येल से, तो हमको ये सब चीजों में तो ये मैं ऐसे फ्रेंकली ओपनली इसे ऑनेस्टली जरा ये बता रहा हूं। आई टेक लिबर्टी। Thank you so much. You have taken a little longer, but I have tried to tell few key elements which I hope will be useful. Thank you.